एक तो सिलेबस ले आना आज ही, और प्रीवियस ईयर के पेपर ले आना। नोट कर लो ये, सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर। ये मुझे ये दोनों चीजें ले आना, और जब पढ़ाए ना तो इसके देखते रहना पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हैं। और फिर पढ़ाई कैसे करनी है कि जैसे आ, आज पढ़ाया वो घर पे जाके वापस पढ़ना है, फिर कल पढ़ाया तो जो फर्स्ट दिन पढ़ाया था वो, और सेकंड दिन पढ़ाया था वो पढ़ना है। ऐसे चलते जाना है। 15 दिन हो गए तो 14 दिन जो पहले पढ़ाया था वो भी पढ़ना है, और जो 15वें दिन पढ़ाया वो भी पढ़ना है। तो जब तक तुम्हारा पेपर कंप्लीट होंगे ना तो तुम्हारा 20-25 बार रिवीजन हो जाएगा आराम से, और 20-25 मिनट लगेंगे तुम्हें आगे फर्दर रिवीजन करने में। तो कभी आगे संडे हो, छुट्टी हो ना, तो पूरा सिलेबस जितना भी आज तक पढ़ाया हुआ है वो 4-5 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। ये याद रखोगे तो फिर अदर चीजें तुम पढ़ सकते हो आराम से। नोट्स तुम्हारे मतलब फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। फिर नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे ये कॉपी है तो जैसे तुम यहाँ अगर इस पोर्शन में लिख रहे हो ना तो इस पोर्शन में लिखो ज्यादा से ज्यादा चीजें, यहाँ खाली छोड़ दो ये वाला पोर्शन। इसमें ना उनके पॉइंट्स लिख लेना कि जो जो मेन पॉइंट्स हैं या जो फैक्ट्स हैं, तो जब ऊपर से देखो ना तो ये चीजें ध्यान आ जाए। जैसे यहाँ तुम्हारा कुछ लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन और वो करो, उससे अच्छा है कि यहाँ उसके पॉइंट्स लिख लो छोटे छोटे शॉर्ट्स, बिल्कुल शॉर्ट में, तो ये साथ साथ में तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा या फिर एक और कॉपी भी अलग से बना सकते हो जिसमें मतलब फैक्ट्स लिखे हों और शॉर्ट्स चीजें लिखे हों, किसी के कोटेशन है वो लिखे हों, और जो तुम्हें याद रखनी है, जो टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा लिख लिया। बाकी एक अलग से कॉपी भी बना सकते हो। फिर है कि क्वेश्चन राइटिंग की, तो वो प्रैक्टिस करते रहना। अभी तो नोट करना 1 महीना हो जाए ना जब कोचिंग को स्टार्ट हुए तब से शुरू कर देना। प्रीवियस ईयर के पेपर शुरू कर देना सबसे पहले, और बाद में टेस्ट होते रहेंगे तो उससे भी तुम्हें आइडिया लगता रहेगा कि क्या लिखना है और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आइडिया हो जाएगा। और इसके अलावा डाइट का अच्छे से ध्यान रखना, खाना पीने का, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, 100 मीटर नहीं है, मैराथन है। तो अगर स्वस्थ रहोगे ना तो आराम से इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। फिर तीसरी चीज है कि है ना, रेगुलरिटी बनाए रखना। रोज 4-5 घंटे 4-5 घंटे पढ़ना ही है, और उसमें वो चीजें कवर करनी है जो तुम्हें टारगेट के हिसाब से पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि शुरू से ही 10-10 घंटे इतना मत पढ़ना। धीरे 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 अपने आप बन जाएगा। फिर तुम्हारा ऐसे एक बार फ्लो बन जाएगा ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कितनी देर पढ़ रहे हो। और एक हमारे सर थे वो कहते थे कि 3 ही काम है तुम्हारे, खाना है, सोना है और पढ़ना है, इसके अलावा चौथा कोई काम नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो चीजें हैं वो छोड़ देना, और सिर्फ 3 ही चीजों पे फोकस करना है, खाना है, सोना है और पढ़ना है। कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 4-5 घंटे में काम चला देते हैं, पर जिसको जितनी नींद आ रही है, 10 की आ रही है तो 10 की ले लो। नींद वाला टाइम है ना वो कोई तुम्हारे दिक्कत नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। तो खाने, सोने और पढ़ने में 3 ही चीजें हैं। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी करोगे ना वो तुम्हारे पढ़ने के टाइम में से जाएगी, क्योंकि सबसे वही वही टाइम होता है जिसमें से कट होता है। अगर तुम घर जाओगे तो पढ़ने के टाइम में से खराब होगा। कहीं चाय की थड़ी पे बैठ के बातें करोगे 3-4 घंटे तो वो पढ़ने में से ही कम होंगे, नहीं तो खाने का टाइम कम होगा, ना ही सोने का टाइम कम होगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना। प्लस अपनी कोई हॉबी है ना छोटी मोटी, वो थोड़ी बनाए रखना। किसी की बुक्स पढ़ना है, मूवीज देखना है, वो ये चीज़ें देखना। और वो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हम ऑनलाइन आजकल है ना काफ़ी सारे मटेरियल आते रहते हैं, जैसे डेली जो न्यूज़ है उसके आते हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियो आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के। अब मैं ना इसका सुनता था, ये ओनली आईएएस नाम से एक चैनल है। ओनली आईएएस नथिंग एल्स ऐसे करके आता है, इसका सर्च कर लोगे ना यूट्यूब पे, इसका डेली एडिटोरियल डिस्कशन आता है। वो आज से ही सुनना शुरू कर देना। और सुनना कब है, जब खाना खाने बैठो तब। खाना खाने बैठो तब उसको चालू कर देना। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अपने आप दिमाग में चलता जाएगा वो, और वर्ड्स को होते जाएंगे। ऐसे नहीं है कि तुम्हें याद नहीं हुआ या 10 दिन बाद तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि आठ पिछले वाले दिन क्या पढ़ाया था, लेकिन वो है ना दिमाग में ये होता रहेगा। तो ये ध्यान रखना इसका। अभी सब्सक्राइब कर लो इसको। मतलब मैं सुनता था काफी, ये अच्छा लगा मेरे को। बाकी और भी चैनल हैं, तुम्हें ऐसे लगे कि उसकी लैंग्वेज वगैरह वो तुम एक बार देखने लग जाओगे तो काफी रिकमेंडेशन आने लग जाएंगे यूट्यूब पे। फिर इसके बाद है कि नोट्स पढ़ने, ये वाला है करंट अफेयर का। कोई एक पढ़ लेना। एक तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम से आती है शायद, और एक मूवल नाम से आती है, तो वो राजस्थान वाला पार्ट वो कर लेंगे सब।
बाकी जो इंडिया वाला पार्ट है ये कवर कर लेगा। इसके अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे समझदार हो जाओगे तो अपने आप बना लोगे नोट्स। ठीक है, क्वेश्चन राइटिंग वाला हो ही गया। नोट्स ऐसे बनाने, और हर टॉपिक के बाद है ना 2-3 पेज छोड़ने, ताकि उसमें बाद में जो एडिशन हो ना वो उसमें लिख सको, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे चेंज होंगी। कुछ स्टेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, तो वो ध्यान रखना। प्लस अब है ना हिंदी और इंग्लिश, ये 4th पेपर है। इसकी तैयारी है ना खुद से ही करनी है, कोचिंग में करवाते हैं, पर इसकी तैयारी खुद से ही करनी है और शुरू से ही करनी है। एक एक टॉपिक उठा के, जैसे विलोम शब्द पढ़ लिया, पर्यायवाची पढ़ लिया, शब्द शुद्धि पढ़ लिया, ये खुद रोज पढ़ोगे ना। कोई एक बुक ले लेना, राघव प्रकाश की आती है, जैसे एक वो राजस्थान बोर्ड की भी आती है 9 से 12, रचना प्रकाश नाम से, वो भी ठीक है शुरू के लिए, वो भी अच्छी है, 30-40 रुपए की आ जाती है वो, उससे शुरू कर देना एक बार। और इंग्लिश में है ना कोई अच्छी बुक ले लेना जिसमें ज्यादा से ज्यादा वो एग्जाम्पल वगैरह हो, तो उससे देख देख के तुम्हारी स्किल धीरे धीरे बनती जाएगी। ये दोनों अभी से शुरू कर देना, क्योंकि इसमें 4 पेपर होते हैं, जिसमें सेकंड और फोर्थ है ना वही स्कोरिंग है। दिक्कत क्या होती है कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो नॉर्मल सब्जेक्ट है ना, इन पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये छूट जाते हैं। जैसे इसमें साइंस है प्लस ज्योग्राफी है सेकंड पेपर में, तो इसमें हिंदी इंग्लिश है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा इनका। और थोड़ी पढ़ाई में सबसे ज्यादा स्कोरिंग करेंगे, 138, 38, 40 मार्क्स आए हुए हैं पिछली बार 4th पेपर में, तो ये मतलब तुम्हें बहुत आगे निकाल देगा। हिस्ट्री का क्या है, 70-75 नंबर की हिस्ट्री है, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेगा ना तो उसके 40 नंबर आ जाएंगे, और जो 1.5 साल तक हिस्ट्री पढ़ेगा उसके आएंगे 45, बस इतना ही फर्क आएगा। और यहाँ बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो इंग्लिश का, जो इंग्लिश जिसको नहीं आती है, हिंदी मीडियम से है, वो कंपोजिशन वाला पार्ट अच्छे से तैयार कर लेना, लेटर वगैरह है, पैराग्राफ है, वो सब तैयार कर लेना। तो ये मोटा मोटी चीज है जो अभी तुम्हें पता होनी चाहिए, जो तैयारी शुरू करो तब। और रजिस्टर वगैरह ऐसे लाना स्पाइरल, जिसमें है ना ऐड हो उसके आगे, स्पाइरल वाले रजिस्टर यूज करना, जिसमें से पन्ने निकाल के आगे पेज इंसर्ट कर सको धीरे धीरे। तो वो वाले रजिस्टर खरीदना, और शुरू से एक ही टाइप के खरीदना, अच्छे देख लेना थोड़े, ताकि उसमें ऐड हो उसके, एडिशन कर सको आगे आगे। ये मोटा मोटी ज्ञान है जो मेरे पास है, इससे हो जाएगा सिलेक्शन, मुझे तो ऐसा लगता है। देखो, अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही तो लाइनिंग वाली यूज कर लो, बाकी जो बिना लाइनिंग वाली है वो सही रहती है। उसमें क्या ऊपर से चीजें लिखते हैं, तो उसमें फिर ऐसे वो कहते हैं ना, गोच पोच नहीं होता उसमें, थोड़ा जगह रहती है, तो उसमें जगह छोड़ छोड़ के लिख सकते हो। और इसमें क्या है, क्लास में है ना डायग्राम बना बना के समझाते रहते हैं बार बार में, कि जैसे मैप बना दिया ये, तो वो कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि वो बाद में पेपर में बनाओगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा, प्लस उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। एक तो ऐसे ये पेपर है उसमें ऐसे लिखा हुआ है ये, तो एग्जामिनर है ना उसके पास इतना टाइम नहीं होता, उसको क्या पैसे चाहिए होते हैं कॉपी चेक करने के, तो वो ऐसे सोचता है कि इसको कौन पढ़ेगा। और एक यहाँ मैंने इतना ही लिखा, इतनी देर में लिखा, और यहाँ एक डायग्राम बना दिया, तो उसको देखेगा, डायग्राम देख के है ना उसको 10 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि इसको आता है, तो हाथों हाथ नंबर दे देगा। तो ये डायग्राम है ना, जब क्लास में बनाए तब ध्यान अटेंटिव रहना, क्योंकि वो बनाते तो समझाने के लिए हैं, फिर नोट कराने लग जाते हैं, फिर तुम्हारा ध्यान रहता नहीं, वो डायग्राम रह जाता है वहीं बोर्ड पे ही। और आजकल तो मोबाइल है तो फोटो खींच लिया करो, और जो नोट्स नहीं ले रहा है वो फोटो खींच लेना इसकी मेरे जाने के बाद, ठीक है ना। ये अभी खींच रहा है, ये देखो समझदार है, ये एडवांस। वीडियो तो यूट्यूब पे आ जाएगा यार। और बताओ, कोई क्वेश्चन है जल्दी से बता दो। माइक दो भाई को। और पूछ लो, इधर पास वाले पूछ लो इतने। देखो, डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आए, पर इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट उसमें से आते हैं। हेलो सर। सर इंग्लिश के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें? किसके लिए? इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए एक तो बीके रस्तोगी नाम से आती है, ये है ना हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी ठीक है, इसमें हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है तो। हिंदी मीडियम से हैं सर। हाँ, और एक और आती है यार, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ऐसे करके आती है, मेरा नाम याद नहीं है, तुम वहां मिल जाएगी तुम्हें, सस्ती सी बुक आती है मोटी सी, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ठीक है, उसमें एग्जाम्पल वगैरह काफी दिए हुए हैं।
तो ये मैडम का क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन आए थे टेस्ट सीरीज से उसमें। तो बात ये है कि जो तुम्हें कोचिंग में पढ़ाएंगे और जो टेस्ट लेंगे ना, उसमें से 95% कवर हो जाएगा। 95%। जो हमारे नोट्स हैं वो देख लेना, जो पुराने नोट्स हैं वो किसी के, अगर तुम्हें कोई तैयारी कर रहा हो तो देख लेना, उसमें से 95% इसमें से आ जाता है। बाकी है ना 5% बाहर से आता है हर बार ही, तुम कितना ही पढ़ लो चाहे। तुम इसके इतनी मेहनत और करोगे ना, तब फिर कवरेज रेशो होगा 96%। फिर इतनी मेहनत और करोगे तब कवरेज रेशो होगा 97%। तो इतनी कम मेहनत में ये स्कोरिंग कर लो। पास होने के लिए तो 50% ही चाहिए, 50% में अच्छी रैंक आ जाती है। मैंने नहीं पढ़ी एक्स्ट्रा बुक्स, पर अगर आपको नोट्स सारे तैयार हो जाते हैं ना तो फिर एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ लेना। पर ऐसे नोट्स हैं कि मेरे को अच्छे से याद होने चाहिए, तभी तुम्हें एक्स्ट्रा बुक का फायदा मिलेगा, नहीं तो वो तुम्हारा टाइम कंज्यूम करेंगी। अगर ऐसे पढ़ोगे ना रोज कि इसको पढ़ना है, वापस इसको पढ़ना है, रोज रिवीजन करोगे उसका, तो फिर बाद में सब्जेक्ट खत्म होने के बाद तुम एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ सकते हो, सब पढ़ सकते हो। और आरपीएससी बहुत टाइम देती है, तुम कुछ भी पढ़ना चाहे, पर नोट्स छोड़ना मत। एक ऐसे 80-20 रूल होता है एक, ये बड़े बूढ़े कह के गए कि है ना 80% जो चीजें हैं ना वो 20% मेहनत में ही कवर हो जाएंगी। तो नॉर्मल मेहनत करोगे ना, नोट्स पढ़ लोगे, रोज कोचिंग वाला पढ़ लोगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, 80% यहाँ से कवर हो जाएगा। और इसको तुम अच्छे से लिख सकते हो तो तुम यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, मतलब तुम्हारी राइटिंग स्किल अच्छी हो जाए तो, बाकी सारे काम ईमानदारी से करो तो। और बाकी जो 20% बच गया ना, इसको कवर करने के लिए 80% मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, और सोर्सेज भी पढ़ने पड़ेंगे, अखबार पढ़ने पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एक बार नोट्स पढ़ लो, वो उसके बाद सबसे सेकंड सेकंड नंबर पे होती है एनसीईआरटी। वैसे तो अभी तो एनसीईआरटी कवर करने लग गए फैकल्टीज, क्योंकि समझदार हो गए। हमारे वाले टाइम में भी थे समझदार, उससे पहले ऐसा होता था कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते थे, तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। साइंस में पिछली बार काफी क्वेश्चन आए हैं, तो एनसीईआरटी पढ़नी है उसके लिए। एनसीईआरटी वैसे पढ़नी है, सिलेबस तुम देख लोगे ना तो एनसीईआरटी से उसमें वो देख लेना कौन से चैप्टर में ये लिखा हुआ है। छठी, वैसे कहते हैं छठी से शुरू कर दो, बाकी 8th 9th 10th ये तीनों है ना, ये तीनों तो कवर होनी चाहिए एटलीस्ट। बाकी छठी से भी पढ़ते हैं, बाकी इसमें थोड़ा ज्यादा ही बेसिक दिया होता है। अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, मेरे जैसा कमजोर आदमी है, तो फिर छठी से शुरू कर देना वो। और ये ना ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, जैसे टॉपिक का नाम है, इसमें से तुम्हारे चैप्टर वाइज मिलेंगे, उसको डाउनलोड कर लेना, जो चैप्टर मिले उसमें से जो भी तुम्हारे नोट्स के अलावा हो वो अभी लिख लो नोट्स में, या तो फिर बाद में पढ़नी नहीं पड़े एनसीईआरटी। मतलब ये है कि इसको ढोना नहीं है एनसीईआरटी को, उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं नोट्स के अलावा और जो तुम्हारे टॉपिक में है उसको है ना उसमें ऐड कर लेना उसी टाइम नोट्स में ही, और साथ साथ में ऐड कर लोगे तो और ही बढ़िया है। और बाकी टेस्ट सीरीज में आ जाएगा, मोस्ट पोर्शन तो कवर हो जाता है और बाकी इनडायरेक्टली कवर हो जाता है। तो टेस्ट देते रहोगे तो कॉन्फिडेंस का भी एक बड़ा खेल होता है। और ऐसे क्वेश्चन हर बार आएंगे, जैसे प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 आते हैं क्या कि 150 आते हैं? 150 आते हैं ना, ये और भूल गया मैं। तो 150 क्वेश्चन में है ना 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी के नहीं देखे होंगे, सबको ऐसे हवा ही नहीं लगेगी। और ये जिसके शुरू शुरू में आ जाते हैं ना, उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि ये नहीं आ रहा, फिर ये भी नहीं आ रहा, फिर ये भी नहीं आ रहा, तो वो वहीं घबरा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और फिर तुम है ना ऐसे नोट्स मिलाओगे, तुम्हें तुम्हारे 4-5 दोस्त होंगे, वो कहेंगे देखो नोट्स में से कुछ नहीं आया, ये क्वेश्चन है क्या नोट्स में, ये तो नहीं है, पर ये 130 क्वेश्चन है, वो तो कर लो। वो हो जाएंगे तो फिर सिलेक्शन भी हो जाएगा, और प्री तो पास ही करना है। और मेंस में भी आइडिया रहेगा तुम्हें, तुम्हारे आसपास ही आएंगे, वो ऐसे नहीं है कि वो बहुत ही दूर से उठ के आए। पिछली बार कुछ क्वेश्चन आए थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, फिर कह रहे हैं कि कोचिंग वाले पढ़ाए नहीं, या फिर ऐसे कुछ बातें सुनने में आई, तो वो किसी को ही नहीं आ रहे थे। वो छोटे वाले पेपर्स हैं उनमें आए थे वो क्वेश्चन, तो सबके ऐसे ही नंबर आ रखे हैं 8-10 8-10, ये मैक्सिमम नंबर है उनमें 20 में से। तो वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, वो तुम्हारी हेडेक नहीं है, वो सबकी हेडेक है। तो जो किसी को नहीं आता वो तुम्हें भी नहीं आया तो भी चल जाएगा, लेकिन जो सबको आता है वो तुम्हें नहीं आता, तो फिर तुम काफी पीछे हो। और पूछ लो कोई जल्दी से। बताओ बताओ। मैं बीटेक हूँ, सिविल इंजीनियर।
आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े तो ऐसा लगा कि हाँ क्या है इसमें, कुछ ही नहीं है। ऐसे सोचना ही नहीं कि मैंने ये पढ़ा हुआ नहीं है, और जो आर्ट्स वाले पढ़ेंगे उनको भी इतना ही जोर आएगा, क्योंकि उन्होंने वैसे नहीं पढ़ा जैसे एग्जाम में तैयारी कराते हैं ना, उसके लिए पढ़ते हैं। क्योंकि हमें सीधा पढ़ना है, स्टोरी दिमाग में रहेगी, पॉइंट नोट्स में रहेंगे। देखो मुझे तो सोचा नहीं मैंने इस बारे में कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये सोचना मत, ये तो मेरे को आता नहीं है। ये सोचना ही नहीं कि ये टफ है, कोई टफ नहीं है। तुम्हारा फ्लो बन गया तो इजीली कवर हो जाएगा। बाकी ऐसे बच्चे हैं ना इकोनॉमिक्स वगैरह से काफी डरते हैं, और ज्यादा डरते हैं आर्ट्स वाले, जिनका इकोनॉमिक्स नहीं रहा होता। तो इकोनॉमिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट यही है, करंट अफेयर से आता है, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से आता है, और पहले से ही पता होता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है इकोनॉमिक्स में। अब तुम डर के ही बैठ जाओ, इसको पढ़ो ही नहीं तो फिर नहीं होगा। ये बहुत स्कोरिंग रहता है वैसे। और लास्ट टाइम में है ना, इसकी इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस वगैरह चलती हैं, जो न्यू कंसेप्ट आते रहते हैं ना इसमें, जो नई पॉलिसीज वगैरह वो पढ़ाते हैं, तो उसमें से कवर हो जाता है काफी सारा पार्ट। और बताओ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा सबका, अरे तालियां बजाने वाली बात नहीं है, ज्यादातर लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ है। अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, कहीं ना कहीं तो उलझ ही जाओगे। ठीक है, फिर बाद में करते रहना अपने हिसाब से तैयारी। मीडियम मेरा इंग्लिश था, वैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ 12th तक, फिर यहाँ आके मैंने चेंज कर लिया था मीडियम इंग्लिश। मेरे को ऐसा लगा कि इंग्लिश वाले ज्यादा कूल होते हैं। वैसे था कि उस टाइम है ना थोड़ा, ये बुक्स वगैरह की थोड़ी ऐसी दिक्कत थी, और किसी ने कहा था कि ये बुक्स वगैरह नहीं मिलेंगी, तुम कैसे पढ़ोगे हिंदी मीडियम से, तो मैंने इंग्लिश ले लिया। बाद में मैंने कोई बुक्स भी नहीं पढ़ी, तो जिस चीज़ के लिए लिया था ना वो तो कोई काम आया नहीं। वैसे इंग्लिश में थोड़ी स्पीड अच्छी आती है लिखने की, क्योंकि वो जोड़ के लिखते हैं तो ऐसे स्पीड आती है। हिंदी में थोड़ा टाइम लगता है। और पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि इंग्लिश वालों का थोड़ा ऐसे मनोदशा पे फर्क पड़ता था एग्जामिनर की, आजकल तो नहीं पड़ता। हिंदी मीडियम वाले के अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं, और आईएएस में भी इस बार तो हिंदी मीडियम के बहुत अच्छे सिलेक्शन हुए हैं। पिछले पिछले सालों में नहीं हुए थे, तो अभी अच्छे हो रहे हैं। और बताओ, कोई अनाउंसमेंट है क्या? पूछ लो एक बार नवीन जी से फोन करके। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। मैसेज डाल दो, बता दो। लिख लिए क्या सारी चीजें? ये कर लोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। आराम से हो जाएगा। और है ना, आरएस बहुत सिंपल है, ये ध्यान रख लेना। तो इसमें एक ही चीज है कि आपको टाइम लगातार पढ़ना है, क्योंकि ये 3 साल में तो पूरी होती है, और फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी इतना टाइम लगता है ज्वाइनिंग देने में कि गांव वाले पूछने लग जाते हैं कि तेरा हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो वो ऐसे शुरू से ही करने लग जाते हैं, जब तुम्हारे प्री का आया का हो गया, फिर मेंस का आया हो गया, फिर इंटरव्यू का आया हो गया, फिर तुम्हारी ज्वाइनिंग मिलने में अगर 6 महीने भी लग गए ना, तो वो परेशान हो जाएंगे तुम्हारी शक्ल देख देख के कि ये जा क्यों नहीं रहा है। इसका हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मेरे सारे दोस्त थे, तो सिलेक्शन होने के बाद जयपुर आ गए थे, मैं क्या है बैंक में काम कर रहा था, तो गांव ही रहता था, तो उनको शक होने लग गया था कि तेरी ज्वाइनिंग आएगी क्या। तो वो मैन है ना, थोड़ा ये ध्यान रखना कि काफी ये पेशेंस मांगती है भर्ती। आईएएस में तो क्या है, हर साल आती रहती है, तो आपको पता ही नहीं चलता। इसमें फेल हुए तो अगले की तैयारी करने लग गए, तो इसमें एक बार में ही निकालना है अपने को, और आईएएस के हिसाब से तैयारी करना, थोड़ा ब्रॉड माइंड हो गए। आ जाओ नवीन जी, बस बहुत समझा दिया। बाकी कोई डाउट हो तो बता दो उसी, फिर बाद में कहोगे कि कुछ बताया ही नहीं। वैसे मैंने ऐसे ये बातों में मैं 2 घंटे भी ले सकता था, पर मुझे पता है कि तुम तो मुझे गालियां दोगे। बस इजी लैंग्वेज एकदम, जो तुम्हें समझ में आता है जिस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में लिखना है। ऐसे ज्यादा भारी शब्दों के चक्कर में मत पड़ना, उसको भी समझ आनी चाहिए, सामने वाले को भी। ये कहना क्या चाह रहा है। और है ना, इसमें यहाँ एक अब लैंग्वेज की बात आ गई, तो एक बात याद रखना, ये 10 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसमें एक पेज दिया होता है यहाँ पे ऐसे,
तो किसी सियाने आदमी ने बताया था कि जो भी आता है ना वो यहाँ 2 लाइन में लिख दो, जो भी तुम्हें इस इंपॉर्टेंट लगता है वो उसको ऐसे इंट्रोडक्शन उसको बना के उसका, और ये 2 लाइन में लिख दो। आगे वाला ये 2 लाइन पढ़े ना पढ़ते ये से लग जाना चाहिए आता है इसको। तो फिर नीचे तय नीचे कुछ भी लिख दो, रामायण कोई काम की नहीं है, 1 लाइन लास्ट में काम की लिख देना। यहाँ कुछ भी हो चाहे वो ऐसे पड़ेगा यहाँ से, अच्छा 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 सही है पॉइंट पे जा रहा है। और कई बार क्या है हम वेट करते रहते हैं कि पहले मैं इसकी भूमिका बनाऊंगा, फिर मैं इसमें फैक्ट्स डालूंगा, फिर मैं इसमें कंक्लूजन डालूंगा। तो इतना पेशेंस होता नहीं है कॉपी चेक करने के वाले बाद। वहां क्या है नंबर के पैसे मिलते हैं और कंपटीशन चलता है वहां पे कि कौन जल्दी कॉपियां चेक करेगा। तो ऐसे वो आपस में बात करते हैं कि मैंने 5 कर दी, तूने कितनी कर दी। उनको जल्दी होती है बाहर जाके बीड़ी पीने की। तो जो भी आता है ना अच्छे अच्छे खुले खुले और एकदम इजी लैंग्वेज में लिख देना ताकि समझ में आ जाए उसको। और एग्जामिनर हमारे जैसे ही लोग होते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते रहते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उनको पता ही होगा। एकदम देसी आदमी है और बूढ़े आदमी है, जैसे मोटा मोटा लिखना और सुंदर सुंदर खुला खुला कि देखते ही समझ में आ जाए। ऐसे ज्यादा घुसाने के चक्कर में 1 लाइन में 2 लाइन लिखोगे तो वो पड़ेगा ही नहीं कि लिख क्या रखा है। और डायग्राम इसलिए कह रहा हूँ मैं, डायग्राम बनाते रहना पेपर में, नहीं बन रहा हो तो ही बना देना कुछ ना कुछ। भेड़ों की प्रजाति के बारे में है तो भेड़ का तो मत बना देना। ऐसे बना देना कि भी राजस्थान के इस हिस्से में पाई जाती है, कि यहाँ से गए यहाँ से गए यहाँ से गए। तो ये डायग्राम इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लॉजिकली सोच के देखे तो। और उस चेक करने वाले को ऐसा लगता है वाह यार। ये खतरनाक है, दिमाग है इसमें तो। और ऐसे वर्ड्स है ना, वो जो मैं कह रहा था एक अलग कॉपी बनाओ तो उसमें कुछ वर्ड्स लिख लेना अच्छे खासे, जिनको ऐसे देख के लगता है कि हाँ वो वैसे सिलेबस के जो टॉपिक होते हैं ना वही वर्ड्स अच्छे होते हैं वो। तो वर्ड्स तुम्हें याद रहेंगे, तुम बार बार सिलेबस पढ़ोगे तो वो आंसर में डालते जाओगे तो वो भी कवर हो जाएगा। जो ऐसे कहते हैं ना बहुत अच्छी लैंग्वेज वाला, वो कवर हो जाएगा धीरे धीरे। और बताओ। चलो खत्म करेंगे क्या?